नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लिबर्टी को समझने का प्रयास किया था। लिबर्टी को हमने ब्रीफली आपको समझाया था। उम्मीद है कि आपने वो क्लास ली होगी। आज हम इस वीडियो में, हमारे इस लेक्चर में, इस व्याख्यान में इक्वलिटी की आपकी क्लास लेंगे। इक्वलिटी क्या है? जो भी विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, राजनीति विज्ञान विषय से, वो हमारे चैनल रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट पर जुड़ सकता है। हमने अभी तक जो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा, परिचय, क्षेत्र और राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, उसके बाद हमने राइट्स एंड थ्योरीज ऑफ राइट्स मतलब अधिकार और अधिकारों के सिद्धांत, उसके बाद स्वतंत्रता के ऊपर हमारे वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो हमारा इक्वलिटी पर बेस है कि समानता क्या है, समानता पर बेस है। समानता पॉलिटिकल साइंस में एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, एक पॉलिटिकल आइडियल भी है, एक वैल्यू भी है। समानता राजनीति विज्ञान में एक केंद्रीय अवधारणा है। आज इस वीडियो में हम समानता की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे कि समानता वास्तव में क्या है। आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे लिखते जाइए। समानता को हम अंग्रेजी में इक्वलिटी कहते हैं, जिसका सामान्य अर्थ है सभी को समान बनाना। प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। प्रकृति और भगवान की नज़र में सभी समान हैं। सभी व्यक्तियों की जो गरिमा है, सभी व्यक्तियों का जो स्वाभिमान है, सभी व्यक्तियों का जो मूल्य है, वो एक है। हम ये समझेंगे कि समानता क्या है। व्हाट इज इक्वलिटी? इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। राजनीति विज्ञान में कई केंद्रीय अवधारणाएं हैं। उन अवधारणाओं में से एक समानता भी एक राजनीतिक अवधारणा है। जिस प्रकार स्वतंत्रता महत्व रखती है, लिबर्टी, जिस प्रकार राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांतों में महत्व रखती है, उसी प्रकार समानता भी अपना एक महत्व रखती है। तो देखो समानता क्या है, इक्वलिटी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। समानता राजनीतिक सिद्धांत में एक केंद्रीय अवधारणा है, एक वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन द पॉलिटिकल थ्योरी। वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन द पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत में केंद्रीय अवधारणा है। राजनीतिक सिद्धांत में कई प्रकार की केंद्रीय अवधारणाएं हैं, उनमें समानता एक महत्वपूर्ण केंद्रीय अवधारणा है। राजनीतिक सिद्धांत में जो अन्य केंद्रीय अवधारणाएं हैं, उनमें स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। ये जो समानता का विचार है, ये 18वीं शताब्दी में आया। समानता की जो अवधारणा है वो 18वीं शताब्दी में उद्भव हुई। कहने का मतलब है कि इक्वलिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो 18वीं सेंचुरी में प्रोमिनेंस में आई। इससे पहले जो पॉलिटिकल थिंकर थे, प्राचीन काल में जो पॉलिटिकल थिंकर थे, वो समानता को एक केंद्रीय महत्व नहीं देते थे। जिस प्रकार हम समानता का इतिहास देखें तो प्राचीन काल में ईसाई धर्म आने से पहले समानता एक केंद्रीय विषय वस्तु नहीं थी किसी भी थिंकर के लिए अध्ययन का। जैसे हम ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात करें, नगर राज्यों की बात करें, तो नगर राज्यों में समानता एक केंद्रीय अवधारणा नहीं थी। प्लेटो और अरस्तु की बात करें, प्लेटो ने भी समानता को इतना महत्व नहीं दिया। प्लेटो राजनीतिक समानता के खिलाफ थे, पॉलिटिकल इक्विलिटी है उसके खिलाफ थे। अरस्तु भी समानता के खिलाफ थे। तो देखो आप, समानता
का इतिहास ईसाई धर्म से हम देखते हैं तो समानता के प्रति आलोचनात्मक व्यवहार था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कि ईसाई धर्म आने से पहले जो राजनीतिक विचारक थे, जो भी राजनीतिक दार्शनिक थे, उन्होंने अपने अध्ययन विषय में या विषय वस्तु में समानता को महत्व नहीं दिया। हम यूनानी दार्शनिक प्लेटो की बात करें और अरस्तु की बात करें। प्लेटो जो कि एक पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, राजनीतिक दार्शनिक हैं। प्लेटो पॉलिटिकल इक्वलिटी के अगेंस्ट थे। कहने का मतलब है जो राजनीतिक समानता उसके विरोध में थे। ग्रीक सिटी स्टेट में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था, उसके प्लेटो क्या थे? खिलाफ थे। क्योंकि प्लेटो कहते थे कि शासन एक कला है और शासन दार्शनिक राजा के हाथों में होना चाहिए। एक विवेकशील व्यक्ति ही शासन कर सकता है, सामान्य लोग शासन नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी या राजनीतिक समानता की प्लेटो बिल्कुल बात नहीं करते हैं। राजनीतिक समानता के खिलाफ है प्लेटो। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ पर आप एक बात समझिए, राजनीतिक समानता क्या होती है। पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों में समान रूप से बांट दी जाए। तो इस प्रकार प्लेटो इस पॉलिटिकल इक्वलिटी या राजनीतिक समानता के खिलाफ थे। आगे बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु भी राजनीतिक समानता या समानता की जो विचार है इसके खिलाफ थे। अरस्तु कहते हैं कि यूनानी लोग श्रेष्ठ हैं, गैर यूनानी बर्बर हैं, असभ्य हैं। यूनानी सभ्य हैं और गैर यूनानी असभ्य हैं। अरस्तु ने दासता प्रथा को भी स्वीकार किया है, और दासता प्रथा को स्वीकार ही नहीं किया अरस्तु ने, दासता प्रथा को प्राकृतिक संस्था माना है। जो स्लेवरी ट्रेडिशन है उसको अरिस्टोटल ने नेचुरल इंस्टीट्यूशन माना है, प्राकृतिक संस्था माना है, और उसका औचित्यकरण भी किया है। दासता प्रथा को प्राकृतिक संस्था मानते हुए अरस्तु उसका औचित्य भी सिद्ध करते हैं। अरस्तु महिलाओं को भी अधिकार देने के पक्ष में नहीं है, महिलाओं को विवेकहीन मानते हैं। अरस्तु कहते हैं कि महिलाओं में विवेक होता तो है लेकिन वो डोमिनेट नहीं करता। कहने का मतलब है कि महिलाओं को विवेक शून्य समान होता है, अरस्तु कहते हैं। तो महिलाओं को भी वो नागरिकता की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं, तो वहाँ भी असमानता का व्यवहार करते हैं। अरस्तु धनी लोगों को शासन देने के पक्ष में है। अरस्तु कहते हैं कि शासन धनी लोगों का होना चाहिए। इस प्रकार अरस्तु भी समानता के उदाहरण के खिलाफ हैं। प्लेटो राजनीतिक समानता के उदाहरण के खिलाफ हैं। प्लेटो कहते हैं कि शासन दार्शनिक राजा के हाथों में होना चाहिए। इस प्रकार हमने समानता के इतिहास को देखा। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। राजनीतिक सिद्धांतों में समानता एक राजनीतिक मूल्य है जिसका उद्भव 18वीं शताब्दी में हुआ। ईसाई धर्म से पहले जितने भी थिंकर आए उन्होंने समानता को अपने सिद्धांतों में महत्व नहीं दिया, अपने अध्ययन की विषय वस्तु में महत्व नहीं दिया। जैसे हम बात करें प्लेटो और अरस्तु की, प्लेटो ने राजनीतिक समानता के खिलाफ थे और अरस्तु यूनानियों को श्रेष्ठ मानते थे, गैर यूनानियों को असभ्य मानते थे। आगे देखिए आप, आगे ईसाई धर्म के बाद ईसाई धर्म आया। जब क्रिश्चियनिटी आई, ईसाई धर्म आया, उसके बाद समानता को महत्व दिया गया, क्योंकि ईसाई धर्म में ये पाठ पढ़ाया गया, ये संदेश दिया गया कि विधाता ने सभी को बराबर बनाया है, सभी ईसाई भाई भाई हैं, सभी जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। जो समानता का विचार ईसाई धर्म में आया, ईसाई धर्म के बाद की जो स्थिति है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ईसाई धर्म में जो समानता का विचार आया वो धर्म तक ही सीमित था। कहाँ तक? धर्म तक सीमित था। मतलब कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म तक ही सीमित था। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता का विचार लागू नहीं हुआ था।
इक्वेलिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो रिलीजन तक ही सीमित थी। प्रबोधन के बाद क्या स्थिति है? प्रबोधन के बाद की मतलब है एनलाइटनमेंट, आफ्टर एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट। समानता एक राजनीतिक आदर्श बनता है। प्रबोधन जो ज्ञानोदय का युग आता है यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दी में, लोगों में विवेक आता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ती है, खोजी दृष्टि आती है, कला साहित्य विज्ञान में प्रगति होती है, मानव स्वतंत्रता का मूल्य समझता है, मानव गरिमा का जो महत्व है वो आता है, धर्मनिरपेक्षता जैसे विचार आते हैं। तब क्या होता है? समानता एक आदर्श बनता है, राजनीतिक पॉलिटिकल आदर्श। हम बात करें फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इन सभी में समानता को महत्व दिया गया है। विभिन्न क्रांतियों के पीछे बल का काम करता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जितने भी रिफॉर्म हुए, सुधार हुए, जितनी भी क्रांतियां हुई, उनमें समानता का विचार बड़ी प्रमुखता से आता है। अब हम समानता समझने की कोशिश करते हैं कि समानता क्या है। कक्षा 11 और 12 की जो किताबें हैं पुराने वाली, तो आप सभी विद्यार्थियों की को मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा 11-12 की जो किताबें हैं पुराने वाली, राजस्थान बोर्ड की, वो किताबें ज़रूर खरीद लें। वहाँ से आप राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएँ पढ़ें तो आपके वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होगी। और मेरे चैनल से आप जुड़ करके राजनीति विज्ञान के प्रति अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। समानता, इक्वेलिटी, लोस्की, इंग्लैंड के पॉलिटिकल थिंकर हेराल्ड जे लोस्की, ये कहते हैं कि समानता वो शब्द है जिसकी परिभाषा देना बहुत कठिन है। समानता की परिभाषा देने से ज़्यादा कठिन कार्य कोई नहीं है। अभी समझ में आ जाएगा लोस्की ऐसा क्यों कह रहे हैं। लोस्की कहते हैं समानता की परिभाषा देना बहुत कठिन कार्य है। बहुत कठिन कार्य है। कहने का मतलब लोस्की कह रहे हैं समानता की परिभाषा देने से कठिन कार्य कोई भी नहीं है। जुलाई 1776, जुलाई 1776 में अमेरिका की क्रांति होती है और वहाँ पर स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। अमेरिका की क्रांति होती है और वहाँ पर स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है, और स्वतंत्रता के साथ साथ समानता की भी घोषणा की जाती है। विधाता ने सभी को समान बनाया है और स्वतंत्र बनाया है। मतलब समानता का जो मूल्य है, समानता जो राजनीतिक मूल्य है, उसका विचार आ गया है यहाँ पर। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जिस व्यक्ति ने लिखी थी उस व्यक्ति का नाम है थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन कहते हैं समानता को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, वो कहते हैं या तो मुझे स्वतंत्रता दीजिए या तो मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मार दीजिए, या मुझे मार दीजिए। इस कोटेशन से आप क्या समझ रहे हो? कहने का मतलब थॉमस जेफरसन स्वतंत्रता प्रेमी है और स्वतंत्रता को इस हद तक प्रेम करते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता दे दो, नहीं दोगे, नहीं दे सकते आप मुझे स्वतंत्रता, तो मुझे मरना मेरे लिए बेहतर है अगर मुझे स्वतंत्रता नहीं मिलती है।
तो मैं मृत्यु स्वीकार करूंगा, गुलामी नहीं। अगस्त 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, और फ्रांस की क्रांति में संसद ने घोषणा करती है। संसद वहां पर क्या करती है? घोषणा। संसद क्या घोषणा करती है? आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे लगते हैं, और संसद क्या घोषणा करती है यहाँ पर? विधाता ने सभी को समान बनाया है। विधाता ने सभी को समान और स्वतंत्र बनाया है। और फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के नारे लगते हैं। तो समानता जो शब्द है, जो विचार है, वो फ्रांस की क्रांति में भी प्रमुखता से आया। इसके बाद देखिए आप, अब देखेंगे हम समानता का शुद्ध अर्थ। समानता के एक्चुअली में क्या दो अर्थ है। समानता का एक तो गलत अर्थ है जिसको हम अशुद्ध अर्थ कहते हैं, जिस प्रकार स्वतंत्रता का भी गलत अर्थ है, और एक समानता का शुद्ध अर्थ है। समानता का गलत अर्थ प्राकृतिक समानता से जोड़कर देखा जाता है। कहने का मतलब है कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया, प्रकृति की दृष्टि में सभी समान है। इसको लिख देता हूं मैं। प्रकृति की दृष्टि में सभी समान है। ईश्वर की नज़र में सभी समान है। प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। प्राकृतिक रूप से सभी समान है। सभी मनुष्यों की गरिमा और मूल्य एक है। ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, किसी में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं। लेकिन जो समानता का जो ये अशुद्ध अर्थ है, ये गलत अर्थ है, ये एक्चुअली में क्या है? ये एक ऊंचा आदर्श है। ये आदर्श कहने या सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यथार्थ के धरातल पर ये पॉसिबल नहीं है। ज़मीनी हकीकत ये बन नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में बहुत से लोग मूर्ख हैं, बुद्धिमान हैं, विकलांग हैं, अंधे हैं, कई मजबूत हैं, कई कमज़ोर हैं। तो प्रकृति ने भी व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक विभिन्नता पैदा की है। तो ये एक ऊंचा आदर्श है। इसी को कहते हैं समानता का शुद्ध अर्थ। इसी को हम प्राकृतिक समानता कहकर पुकारते हैं। यह अशुद्ध अर्थ समानता का क्या है? यह समानता का अशुद्ध अर्थ है। अब देखेंगे समानता का शुद्ध अर्थ। जिस प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के भीतर वास करती है, उसी प्रकार समानता असमानता के बीच वास करती है। जैसा लोस्की कहते हैं कि समानता एक समतलीकरण की प्रक्रिया है। समानता पूरी तरह स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन असमानता का जो गैप है वो कम किया जा सकता है। रूसो दो प्रकार की असमानता बताते हैं। एक प्राकृतिक असमानता, दूसरी सामाजिक असमानता। प्राकृतिक असमानता का मतलब ये है कि प्रकृति ने लोगों में असमानता पैदा की है। किसी को बुद्धिमान बनाया, किसी को मूर्ख बनाया, किसी को विकलांग बनाया, किसी को अंधा बनाया, किसी को श्वेत बनाया, किसी को अश्वेत बनाया। कहने का मतलब है कि प्रकृति से ही लोग असमान हैं, कुछ उत्तम है, कुछ हीन है। तो ये रूसो बताते हैं प्राकृतिक असमानता। एक सामाजिक असमानता की बात रूसो करते हैं। ये जो प्राकृतिक असमानता है ये एक्चुअली नेचुरली है, प्रकृति से ही है। लेकिन सामाजिक असमानता क्या है? रूसो कहते हैं कि सामाजिक असमानता में रूसो कहते हैं कि ये मनुष्य ने बनाई है। किसने बनाई है? मनुष्य ने।
मनुष्य जनित है, कृत्रिम है, कृत्रिम है। जो सामाजिक असमानता, समाज में जो भेदभाव किए जाते हैं, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, धन संपदा, त्वचा के रंग आदि के आधार पर जो समाज में भेदभाव किए जाते हैं, उन सभी कृत्रिम भेदभावों को खत्म किया जाना चाहिए। यह प्राकृतिक असमानता है, यह सामाजिक असमानता है, सॉरी, सामाजिक असमानता है। ये किसने बनाई है? मनुष्य जनित है। इसको खत्म कर सकते हैं हम। प्राकृतिक असमानता को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम सामाजिक असमानता को खत्म कर सकते हैं। यह समानता का शुद्ध अर्थ है कि समानता असमानता के बीच वास करती है। कानून की दृष्टि में सभी समान है, सभी व्यक्तियों के पास उन्नति और अवसर भी समान होने चाहिए। आगे देखिए आप, समानता का एक है नकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक दृष्टिकोण समानता का क्या कहता है? समानता का नकारात्मक दृष्टिकोण था कृत्रिम आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति के पास साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, त्वचा के रंग, धन संपदा, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये जो कृत्रिम भेदभाव है इनको खत्म किया जाना चाहिए। भेदभाव का आधार तार्किक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, तभी वो भेदभाव क्या है उचित होता है। दो विद्वान हुए हैं, जेरेमी बेंथम और हेराल्ड लोस्की। क्या कहते हैं? ये दोनों कहते हैं कि इंग्लैंड में जो लॉर्ड्स की व्यवस्था है वो ख़त्म की जानी चाहिए। एक्चुअली में क्या है कि ब्रिटेन में जो लॉर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि आम लोग हमारे बराबर नहीं है, सामान्य जो लोग हैं वो हमारे बराबर नहीं है, हमें विशेषाधिकार मिलने चाहिए। जिस प्रकार लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर निकल जाती है। हिंदू समाज में जाति प्रथा विद्यमान है। हिंदू समाज में प्राचीन काल से ही जो जाति प्रथा विद्यमान है, ऊंच नीच का जो भेदभाव किया जाता है, अस्पृश्यता है, वो जो जाति प्रथा है इसका भी विरोध किया जाना चाहिए। ये जाति प्रथा भी कृत्रिम है, ये कृत्रिम आधार है, तो इसको हटाया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए जाति प्रथा को। ज्योतिबा राव फुल्ले, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वानों ने, थिंकर्स ने जाति प्रथा को खत्म करने पर बल दिया है। ये कहते हैं कि भेदभाव का आधार तार्किक और उचित है तो भेदभाव स्वीकार किया जा सकता है। तार्किक आधार पर भेदभाव है, उचित है, तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। आगे देखिए, भूमिपुत्र का सिद्धांत भारत के संविधान अनुच्छेद 16(3) से रिलेटेड है। इसमें क्षेत्रवाद को प्राथमिकता दी जाती है, अर्थात स्थानीय नौकरियों में स्थानीय लोगों को ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। जितनी भी छोटी नौकरियां हैं, पोस्टमैन की है, चपरासी की नौकरियां हैं, 4th ग्रेड की जो नौकरियां हैं, उनमें जहाँ के लोग हैं जिस क्षेत्र से संबंधित हैं उसी क्षेत्र के लोगों को नौकरियां दी जानी चाहिए। ये क्षेत्रवाद को प्राथमिकता। इसमें क्या भेदभाव का आधार तार्किक है, तार्किक आधार है भेदभाव का, तो इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। समानता का सकारात्मक दृष्टिकोण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो वर्तमान में प्रचलित है। समानता का सकारात्मक दृष्टिकोण, इसमें कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कानून सभी को एक ही चश्मे से देखेगा। कानून अमीरी और गरीबी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कानून सभी को समान समझेगा। जेम्स मिल कहते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और गुणवान व्यक्तियों को अधिक वोट मिलने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, यह समानता हो गई। लेकिन जो गुणी व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, उसके एक से अधिक वोट होने
चाहिए। पात्रता की बात कौन करता है? जॉन रोल्स, फ्रेडरिक हैक, मिल्टन फ्रीडमैन और शुम्पीटर, ये पात्रता की बात करते हैं। पात्रता का मतलब है गुणवत्ता, डेजर्ट जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में। गुणवत्ता का मतलब है किसी व्यक्ति में योग्यता है तो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति में यदि गुणवत्ता है, पात्रता है, योग्यता है तो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। ये बात जॉन रोल्स कह रहे हैं। और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के आधार पर भी समानता स्थापित होना चाहिए। समानता स्थापित करने का सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सामाजिक न्याय में समानता पर बल दिया जाता है। लोगों की मान मर्यादा आदि को सुरक्षित रखा जाता है। जो पिछड़े वर्ग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको उठाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट और बेटरमेंट के लिए कुछ विशेष सुविधाएं उनको दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जिस प्रकार एक कल्याणकारी राज्य में लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये जो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC, ST, OBCs और महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, EWS के लिए, SBC के लिए। अमेरिका में इसी आरक्षण को सकारात्मक क्रिया कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक क्रिया। अमेरिका में निग्रो जाति के बच्चों को 12% आरक्षण दिया गया है वहाँ नौकरियों में और स्कूली संस्थानों में। समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है? अगली डिबेट जो हमारी है वो ये है कि लिबर्टी और इक्वलिटी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी? समानता और स्वतंत्रता में किस प्रकार का संबंध है? क्या समानता और स्वतंत्रता को मिलाया जा सकता है या समानता और स्वतंत्रता को कभी भी नहीं मिलाया जा सकता? इसमें दो दृष्टिकोण प्रचलित है। एक तो पुराना दृष्टिकोण है जिसको हम नकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, कि वो कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता को कभी भी नहीं मिलाया जा सकता। जिस प्रकार इंग्लैंड में लॉर्ड्स कहते हैं कि लॉर्ड्स ये कहते हैं कि आम लोग हमारे बराबर नहीं है। समानता यदि द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर निकल जाती है। स्वतंत्रता एक विशेषाधिकार है जो कुछ विशेष लोगों को ही मिलना चाहिए। समानता विशेषाधिकार नहीं है। लेकिन समानता जहाँ स्थापित होती है वहाँ पर स्वतंत्रता की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा पुराना दृष्टिकोण है। आप देखिए, इसको कहते हैं नेगेटिव व्यू ऑफ इक्वलिटी। समानता, हम देखो समानता और स्वतंत्रता के बीच का जो संबंध है उसको पढ़ रहे हैं। इन दोनों के मध्य क्या संबंध है? समानता भी एक राजनीतिक मूल्य है, स्वतंत्रता भी एक राजनीतिक मूल्य है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? इन दोनों को क्या मिलाया जा सकता है? क्या एक दूसरे के पूरक हैं? या इन दोनों को नहीं मिलाया जा सकता? इन दोनों को अलग अलग रखना ही उचित है। तो अरस्तु के विचार हमने देखे। अरस्तु ने तो दासता प्रथा को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि दासता प्रथा को प्राकृतिक संस्था माना है। दास स्वामी के अधीन काम करेंगे। दास कौन है? जिसका मस्तिष्क स्वयं का नहीं होकर के अपने स्वामी का है, वो दास है। अरस्तु ने महिलाओं को विवेकहीन माना है, विवेक शून्य माना है। महिलाओं को नागरिकता नहीं दी। अरस्तु कहते हैं कि यूनानी सभ्य है, गैर यूनानी असभ्य है। अरस्तु कहते हैं कि शासन धनी लोगों का होना चाहिए। तो अरस्तु ने भी असमानता की बात की है, अर्थात अरस्तु समानता को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी दृष्टिकोण के पक्ष में है। जो पुराना और नकारात्मक दृष्टिकोण है, इसका मतलब स्वतंत्रता और समानता का जो संबंध है वो कैसा है? इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, इन दोनों को मिला नहीं सकते अपन। हिटलर ने, जर्मनी के हिटलर ने ये कहा कि हिटलर जर्मन लोगों का रक्त स्रस शुद्ध है। जर्मन जो लोग हैं वो आर्य लोगों की तरह शुद्ध है, उनका रक्त शुद्ध है, और गैर जर्मन लोगों का रक्त अशुद्ध है। तो यहाँ पर भी असमानता की बात आती है। ये लॉर्ड एक्टन, इनका एक प्रसिद्ध कथन है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो
स्वतंत्रता खिड़की से बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब है कि यदि समाज में समानता स्थापित करेंगे तो लोगों के पास स्वतंत्रता का विशेषाधिकार नहीं होगा। उदाहरण के लिए किसी समाज में कुछ लोगों के पास स्वतंत्रता का विशेषाधिकार है, तो उस विशेषाधिकार को हम छीनेंगे, उसको रिमूव करेंगे, तभी तो इक्वलिटी स्थापित होगी। तो लॉर्ड एक्टन ऐसे विचार प्रकट करते हैं। ये विचार सही नहीं है, स्वतंत्रता और समानता को मिलाया नहीं जा सकता, इस प्रकार का विचार सही नहीं है। एक्चुअली में वर्तमान का जो युग है, प्रेजेंट टाइम में, ये लोकतंत्र का युग है। विभिन्न देशों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो स्वतंत्रता और समानता जैसे स्तंभों पर टिकी हुई है, लिबर्टी और इक्वलिटी जैसे पिलर्स पर स्थापित है। डेमोक्रेसी इस प्रकार की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी, जो इक्वलिटी प्लस लिबर्टी, इन दो स्तंभों पर टिकी हुई है। कहने का मतलब है कि इन दोनों को मिलाना ही पड़ेगा, स्वतंत्रता और समानता को साथ रखना पड़ेगा, ये एक दूसरे की पूरक हैं, तभी लोकतंत्र जैसी शासन प्रणाली चल सकती है। लोकतंत्र बहुत नाजुक शासन प्रणाली है जिसको रोज खींचना पड़ता है। स्वतंत्रता और समानता जैसे राजनीतिक मूल्यों को ध्यान में रख करके ही डेमोक्रेसी की स्थापना की जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है? समानता के संबंध में जो सकारात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि समानता और स्वतंत्रता को मिलाया जाना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, इनको साथ लेकर चलना जरूरी है। इक्वलिटी और लिबर्टी को एक साथ लाना जरूरी है। वर्तमान में प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र के दो स्तंभ हैं, लिबर्टी और इक्वलिटी। स्टोइक दार्शनिक, रोम के जो स्टोइक दार्शनिक हैं, उन्होंने क्या पाठ पढ़ाया? वो कहते हैं कि सभी लोग समान हैं। सभी लोग क्या हैं? समान हैं। ईसाई धर्म के गुरु अर्थात ईसाई धर्म में क्या संदेश दिया गया? भगवान सबका पिता है, भगवान ने सभी को समान बनाया, सभी ईसाई भाई भाई है। बारकर क्या कहते हैं? ई बारकर एक बहुलवादी विद्वान है, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता को नहीं मिलाया जाएगा तो इसके बहुत गंदे परिणाम निकलेंगे। कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता और समानता को आप अलग अलग करोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। एक सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं बेन और पीटर्स। बेन और पीटर्स। एक हैं एल टी होबाउस। एल टी होबाउस भी सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। ये कहते हैं कि एल टी होबाउस, इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध बुक भी है लिबरलिज्म नाम से, एल टी होबाउस की। एल टी होबाउस को आधुनिक उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। एक विद्वान हुए आर एच टाउनी, उनके विचार भी देख लेते हैं हम। आर एच टाउनी, इन्होंने वो शानदार विचार दिया। इन्होंने कहा कि समानता और स्वतंत्रता दोनों का संश्लेषण किया जाना चाहिए, लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों का सिंथेसिस किया जाना चाहिए। इन्होंने 1931 में एक किताब लिखी, इस किताब का नाम है इक्वलिटी। इस किताब में इन्होंने टेडपोल फिलोसफी बताई है, टेडपोल दर्शन। टेडपोल दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टेडपोल फिलोसफी। समझिए आप टेडपोल फिलोसफी क्या है, यह आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेडपोल दर्शन एक्चुअली में आर एस टाउनी जो अवसर की समानता की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या है कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी वो आलोचना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि समानता का जो सिद्धांत है, सभी को समान अवसर देने चाहिए। मतलब कि समाज जो आज का जो समाज है वो प्रतियोगी समाज है, इसमें सभी लोग भाग ले लेते हैं, तो इसमें जो योग्य होगा वो आगे निकल जाएगा।
कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति योग्य होंगे वो आगे निकल जाएंगे, और जो व्यक्ति योग्य नहीं होंगे वो समाज में भटकते रहेंगे। जिस प्रकार टेट बॉल फ्रॉग के बच्चे को कहते हैं। टेट बॉल जैसे खूब सारी टेट बॉल हैं, खूब सारी लार्वा हैं मेंढक के बच्चे। इनमें क्या है कि दौड़ होती है, तो जो योग्य होंगे वो आगे निकल जाएंगे, और बहुत सारे जो अयोग्य होंगे वो पीछे भटकते रहेंगे पानी में। कहने का मतलब है कि जो समानता के अवसर की जो समानता का सिद्धांत है वो एक्चुअली में टेट बॉल फिलोसफी की तरह है, जिसमें योग्य लोग आगे निकल जाएंगे, अयोग्य लोग समाज में भटकते रहेंगे। तो ये आर एस टाउनी का दर्शन है, टेट बॉल फिलोसफी। ये मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। तो हमने आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणा समानता पर डिस्कस किया। समानता की कॉन्सेप्ट को समझाने की हमारे द्वारा कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है उस पर हम डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। जो भी विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो यूट्यूब पर हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। हम एक मार्गदर्शक की भूमिका में उनकी मदद करेंगे। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूल लेक्चर बनने का सपना देख रहे हैं, उन सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार सबसे पहले क्लास 11 और 12 की जो पुरानी किताबें हैं वो ले आइए, उनको पढ़िए, उनको समझिए। उसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा कि आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। ज़्यादा बुक आपको नहीं पढ़नी है, हमारे चैनल से जुड़े रहें। और कुछ महत्वपूर्ण बुक्स मैं आपको बताऊँगा, उनको पढ़ करके आप फर्स्ट ग्रेड में सफलता प्राप्त कर सकते हो। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।